नमस्कार दोस्तों, दीपिका इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यह हमारी 6वीं क्लास है। 5 क्लास हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा पहला प्रश्न है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। इसका सही जवाब होगा सी। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक कर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? यहाँ किससे? इसका सही जवाब होगा सी, रेलवे। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिटेल में जान लीजिए। भारत में रेलवे का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 से माना जाता है, जब प्रथम पैसेंजर ट्रेन तत्कालीन बम्बई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थीं? इसका सही जवाब होगा बी, विष्णु शर्मा। बी सही होगा। पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थीं। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस। और वाल्मीकि द्वारा रामायण, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, रामायण। और वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, महाभारत। इसका सही जवाब होगा पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, यानी किस में दिया था ये बताना है। इसका सही जवाब होगा सी, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? ये बताना है कि हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे। इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त, सी। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था, क्या कारण था? इसका सही जवाब होगा सी, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय से बातचीत का समझौता करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगें पेश की तथा यह आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें स्वीकार कर लेती है तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? इसका सही जवाब होगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया जाना। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के अनुपात को घटा दिया तथा यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को बढ़ा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जल निकाय है? इसका सही जवाब होगा डी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। और जो सुप्रियर झील है, सुप्रियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। यूपी SSSC पैट प्रीवियस ईयर की 6वीं क्लास है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप सभी को ध्यान से सुनना है एवं नोट करते जाइए। जो अलग से मैं फैक्ट बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सही जवाब होगा सी, राजगोपालाचारी। डी, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती, सी का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? सही जवाब होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। बर्मा को वर्तमान में म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेवा INA का गठन किसने किया? इसका सही जवाब होगा मोहन सिंह। डी वाला सही है। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए वर्ष 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी, INA का फुल फॉर्म है आई से इंडियन, N से नेशनल और A से आर्मी का गठन किया गया था। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा सी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा प्रस्फोट, यानी फटना। प्रस्फोट मीन्स फटना कहा जाता है। सही उत्तर होगा डी, प्रस्फोट। अगला प्रश्न है, GMT का पूर्ण रूप क्या है? यानी GMT का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा बी, क्रूड अशोधित जन्म दर। अगला प्रश्न है,
1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही जवाब होगा बी, 14 बैंकों का। वर्ष 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। कौन से उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? कब? 1991 के आर्थिक सुधार के बाद। इसका सही जवाब होगा सी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ये आर्थिक सुधार पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के समय हुए थे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, यानी योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ए, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं, इनको अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करते जाइए। एग्जाम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, अच्छे अंक आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? इसका सही जवाब होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखो, कृषि आती है, वानिकी, मत्स्य पालन, डेयरी पालन, खनन आदि गतिविधियां आती हैं। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? सही जवाब होगा ए, पंजाब। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? इसमें सही जवाब होगा बी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। यह एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़े गए हैं, यानी जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को राजनीति के निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए, सभी। यानी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना ये भी है। यानी ये सभी, ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? वही का वही है, ये सही है।
अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में समान तत्व है, हाइड्रोजन, सी सही है। अगला प्रश्न है, नॉनस्टिक खाना पकाने का बर्तन से लेपित होते, यानी किससे लेपित होते हैं? इसका मतलब है सी सही है, टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। इसे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। इसका सही जवाब है डी, कानून बनाना। इस अनुच्छेद में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार दिया गया है और अनुच्छेद 45 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य भी है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है। इसका सही जवाब होगा सी, केंद्र और राज्य से संबंधित है, केंद्र और राज्य संबंध। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का एक माप है। इसका सही जवाब होगा बी, तारकीय दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, यह तारकीय दूरी का एक मापक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? सही जवाब होगा डी, डॉल्फिन। विकल्प के अनुसार डी सही है, डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? इसका सही जवाब होगा ए, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, यानी तीनों से होता है, गुणवत्ता से भी, मात्रा से, अवधि से भी। अगला प्रश्न है, दोस्तों यह इंग्लिश का पैरा दिया हुआ है, इसमें आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के आंसर देना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आधा पैरा ए है, आधा पैरा उस साइड था। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट दियर टीचर्स? इसका सही जवाब होगा डी, थैंक यू कार्ड्स। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली अ हॉलीडे? इसका सही जवाब होगा डी, नो। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। टेम का करेक्ट सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची। इसका सही जवाब होगा, टेम का मतलब होता है सीधा साधा या पाला हुआ, यानी या फिर सहनशील, साहसहीन या मामूली, साधारण, शांत, ये सभी काय के हैं। इसका सभी का मतलब है टेम। इसका मतलब होगा डी, बी सही होगा, सॉरी बी सही होगा, डोसाइल। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का एंटोनिम यानी विलोम शब्द बताना है, तो सही जवाब होगा सी, यहाँ बी नहीं है, सी सही होगा, टार्डी। रैपिड का मतलब होता है तेज, और रैपिड मीन्स होता है क्या, तेज। रैपिड मीन्स तेज और टार्डी मीन्स होता है मंद।
इसका मतलब मंद। अगला प्रश्न है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि इसका अपन का वन वर्ड में आंसर देना है। तो इसका सही जवाब होगा स्टोइक। बी सही होगा, यहाँ बी नहीं, ये सी है, ये सी है, सी सही होगा, स्टोइक। अगला प्रश्न है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा सी, नेपाल। अगला प्रश्न है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। इसका सही जवाब होगा डी, नेपाल। अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द बताना है। सही जवाब होगा ए, जंगम। अगला प्रश्न है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा। इसका मतलब होगा भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही जवाब होगा डी, सु प्लस अल्प। इसमें कौन सी संधि है, यण संधि, यण संधि। अगला प्रश्न है, इति 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 का सही अर्थ भेद है। इसका सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर है बी, समाप्ति विघ्न। इति का मतलब इति, इसका मतलब इति का मतलब है समाप्ति और इस इति का मतलब है विघ्न। अगला प्रश्न है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, उसको आस्तिक कहते हैं। ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की। इसका सही जवाब होगा सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की। इसका सही जवाब होगा सी, यूके। अगला प्रश्न है, यानी कि किस कंपनी, यहाँ होगा किस कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो किस कंपनी ने किए, उस कंपनी का नाम हमें बताना है। तो सही जवाब होगा अपना डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसका सही जवाब होगा सी, हिमाचल प्रदेश। 30 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? किसमें किया ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी। ये सही होगा। अगला प्रश्न किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो इसका सही जवाब होगा डी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप, यानी बी। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, ICICI बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी, 5। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल बनाता है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका सही जवाब होगा डी, ज़्लोटी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? सी, कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, अपनी नोटबुक में यह महत्वपूर्ण फैक्ट अवश्य नोट करते जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो इसका सही जवाब होगा सी, भारत के राष्ट्रपति के पास। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब होगा बी, 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा डी, कोच्चि, केरल। वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में कोच्चि यानी केरल में हुई। पहले इसे
यहीं दफनाया गया। बाद में इसके अवशेष को पुर्तगाल को सौंप दिया गया था तथा उसे लिस्बन के बेलम यानी पुर्तगाल में दफनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसी की आत्मकथा है? ये तो सभी को पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? ये सभी हैं। फसल पैटर्न में परिवर्तन होता है, समुद्र के स्तर में वृद्धि भी होती है, तटीय रेखा में परिवर्तन होता है। मतलब होगा ये सभी, ये सही है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन खेल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों यह हिंदी का पैरा है, वीडियो को पॉज करके इस पैरा को पढ़िए। ए है और इसी का भाग ए है, इन दोनों को पढ़िए फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि मैं पैरा को समझाते हुए चलूँगा तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। हमारा क्वेश्चन है जो पैरा से संबंधित है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो इसका आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा जो आजकल पढ़े लिखे नवयुवक हैं वो विदेश क्यों जाते हैं और सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है। इसका सही जवाब है इसका सी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कहाँ जाते हैं? नए युवक विदेश जाते हैं, नवयुवक। अगला प्रश्न है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? इसका सही जवाब होगा बी, बच्चों के परिवार के सदस्य में मतलब पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। अगला प्रश्न है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। इसका सही जवाब होगा ए, अधूरे संस्कार। अगला प्रश्न है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? इसका सही जवाब है सी, जग हंसाई से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो इसका सही जवाब होगा बी, दोनों पीढ़ियों का अंतराल। अगला प्रश्न है, ये हिंदी का पैरा दिया हुआ है, इसको भी वीडियो को पॉज करके पढ़िए। ए है और इसी का भाग ए भी है, इन दोनों भागों को पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
हमारा इससे पहला प्रश्न है पैरा से संबंधित, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुँह नहीं ताकते? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है बी, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने बच्चों को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है ए, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। अगला प्रश्न है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? इसमें सही जवाब होगा सी, माँ बाप का संतान और उनके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। अगला प्रश्न है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? इसमें सही जवाब है डी, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। दोस्तों, आज हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह हमारी 6वीं क्लास थी, 5 क्लास हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यह प्रश्न UPSSC पैट प्रीवियस ईयर के हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। कुछ प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो प्रीवियस ईयर के सेम टू सेम ही आ जाते हैं और कुछ प्रश्न उससे रिलेटेड आते हैं। इसलिए आप सभी को मैं जो बताता हूँ उसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करना है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में सफलतापूर्वक अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।